Hello, good morning, students. Class 7th SST. As you know very well, in SST we are describing chapter number 4, the Mughal Sultanate, the Mughal Empire. So, in this chapter, we have already discussed about these topics, and today we are going to start discuss about agrarian relation. The political stability under the Mughals actually contributed to the growth of agriculture, trade and commerce. Agriculture dominated economy with the food grains and its principal produce, while some food grains, spices and condiments were exported from Gujarat, Bengal and Deccan. No foodstuffs was imported except fruit and other delicacies for the affluent classes. And royalty. Although a peasant had to pay nearby half of his produce as taxes, nevertheless he had enough to eat and meet his simple requirement. The political stability under the Mughals actually contributed to the growth. जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो मुगल एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ वास्तविकता में ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर रही थी। अब वो क्या था, ग्रोथ होती किससे थी, उनकी एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये तीन चीज़ें थी जिससे मुग़लों को एक सहयोग मिल रहा था। इट मीन्स मुग़लों की जो इनकम ऑफ सोर्स था, ये तीन चीज़ें थी। एग्रीकल्चर डोमिनेटेड द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को डोमिनेट कर रही थी विद फूड ग्रेन्स, जिस फूड ग्रेन्स उगा करके एज प्रिंसिपल्स प्रोड्यूस, वाइल सम फूड ग्रेन्स, जबकि कुछ फूड ग्रेन्स जैसे स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स और एक्सपोर्टेड फ्रॉम, ये गुजरात से एक्सपोर्ट की जाती थी, गुजरात, बंगाल और डेक्कन से। नो फूड स्टफ्स इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट फ्रूट्स एंड अदर delicacies for the affluent classes. Although peasants had to, peasant को क्या करना पड़ता था कि अपनी फसल का लगभग, अपनी प्रोडक्शन का लगभग आधा हिस्सा उसको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। इसलिए उसके पास केवल इतना ही हो पाता था कि वो खा सके और अपनी साधारण ज़रूरतों को पूरा कर सके। इन दिस पीरियड अ peasant possessed his land as long as he paid land revenue. इस पीरियड में क्या होता था, जो किसान होता था पॉसेस इज लैंड, और उसकी जो ज़मीन होती थी, ही पेड लैंड रेवेन्यू, उसी तरह से उसको लैंड रेवेन्यू भी देना पड़ता था। इट मीन्स ज़मीन के अकॉर्डिंग उसको लैंड रेवेन्यू भी देना पड़ता था। ही कुड आल्सो सेल हिज लैंड और हिज चिल्ड्रन इनहेरिटेड इट आफ्टर हिज डेथ। peasants who owned the land and tilled them were called khudkast. They paid land revenue of customary rates. They owned the land, plough and bullocks. Peasants who did not possess their own land, जिन किसानों के पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी, खुद का हल नहीं होता था, खुद के बैल नहीं होते थे, ऑफन टिल द लैंड ऑफ द जमींदार, सो वो जमींदार की ज़मीन को जोते और बोते थे। एंड बेयरली मैनेज टू eke out an existence. Such peasants were called पहस, ऐसे किसानों को पहस कहा जाता था। There was an evidence of cultivable land available. जो कल्टिवेबल इट मीन्स जो जोतने योग्य, बोने योग्य ज़मीन थी वो पर्याप्त रूप में उपलब्ध थी। खुदकस्त वर मोर नंबरस देन अ पहस एंड द विलेज एसोसिएशन artisans. The economic levels constructed during this period. इस पीरियड में जो इकोनॉमिक लेवल था, इट मीन्स जो आर्थिक स्तर था वो अलग अलग था इस पीरियड के दौरान। देयर वाज ए वास्ट डिस्पैरिटी बिटवीन द लग्जरियस लाइफ स्टाइल्स ऑफ द नॉबल्स एंड जमींदार। जो नॉबल्स और जमींदार लोग, सामंत और जमींदार लोग होते थे, उनकी लाइफ बड़ी आरामदायक होती थी, लग्जीरियस होती थी।
एंड द ऑब्जेक्ट पुअर्टी ऑफ पीसेंट, और जो गरीबी के लोग होते थे उनमें से किसान, आर्टिसियंस, लेबरर, ये गरीब हुआ करते थे, हु ग्रोन अंडर द हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेशन, जो टैक्स के एक बड़े से बोझ के नीचे दबे रहते थे। द राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ लैंड डिपेंडेड मेनली ऑन द सक्सेशन, द न्यू राइट्स वर बीइंग क्रिएटेड। As per tradition, anyone who first brought the land under cultivation was considered as its owner. जो भी व्यक्ति जमीन को उपजाऊ बनाता था वही उसका मालिक हो जाता था। As considerable sections of the zamindars had the hereditary rights of the collecting land revenue from the number of villages. This was called the तालुका और जमींदारी। कंसिडरेबल सेक्शंस ऑफ द जमींदार, जो जमींदारों के लिए एक सबसे बड़ी कंसिडरेबल सेक्शन था वो था हेरिडेटरी राइट्स ऑफ द कलेक्टिंग। ये उनका हेरिडेटरी राइट्स, इट मीन्स अनुवांशिक अधिकार हो चुका था, जन्मजात अधिकार हो चुका था कि टैक्स इकट्ठा करने वाला। फ्रॉम द नंबर ऑफ विलेजेस दिस वॉज कॉल्ड द तालुका, इसी को तालुका या जमींदारी कहते थे। द जमींदार रिसीव्ड 1/4 शेयर ऑफ द रेवेन्यू, और जो रेवेन्यू आता था उसका चौथा हिस्सा जमींदार के पास जाता था। Still were very not the owners of the lands. In their jamindari above the jamindars were the rajas. जमींदार राजा हुआ करते थे, who dominated large chunks of the territories and enjoyed internal autonomy. Thus it was a hierarchical and the satisfied society, stratified society. द जमींदार्स हैड देयर ऑन आर्म्स फोर्स, जमींदारों के पास खुद के हथियार होते थे, खुद की ताकतें फोर्स होती थी। एंड लिव्ड इन फोर्ट्स, और घर किलों में या ग्रह में रहते थे। थ्रू द कंबाइंड फोर्स ऑफ द जमींदार्स वर कंसिडरेबल, दे वर डिस्पर्स्ड, they could not field large forces at a given to time and places. According to अबुल फजील्स आइन अकबरी, अबुल फजल ने आइन अकबरी में लिखा है, द जमींदार्स हैड अ टोटल ऑफ 3,84,558 सवार्स एंड 4,27,000, यानी अगर इसमें हिंदी और अरबिक में पढ़ते हैं तो 42,77,057 फुट सोल्जर्स, यानी जमींदारों के पास इतने सवार हुआ करते थे, घुड़सवार, और इतने सैनिक, एंड 1,863 एलिफेंट एंड 4,260 cannons. Thus the zamindars formed a numerous and powerful class. इस तरीके से जो जमींदार होते थे वो एक पावरफुल क्लास, पावरफुल वर्ग हुआ करता था। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर एनी सेंट्रल अथॉरिटी और द किंग टू इग्नोर देम। इस तरीके से कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी हो या राजा हो वो जमींदारों को इग्नोर नहीं कर सकता। सो इन दिस वे योर chapter number 4 in history is completed. In next video we will discuss about exercise.